नमस्कार दोस्तों, मैं के आर मांडिया हमारे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट कलाम अकेडमी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे और ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जलवायु। जलवायु ज्योग्राफी का जो टॉपिक है जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जलवायु क्या है। जलवायु दोस्तों, एक होता है मौसम और एक होता है जलवायु। तो जलवायु एक पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है या भौगोलिक क्षेत्र होता है उसमें 15 से 30 साल तक की अवधि का जो मौसम है उसका एक औसत मापदंड लिया जाता है। जबकि मौसम होता है ना, मौसम वो एक दिन या एक दिन से लेकर लगभग एक महीने तक की अल्पावधि के लिए जो वायुमंडल की दशाएं हैं उनका औसत लिया जाता है। तो मौसम और जलवायु के बारे में अगर हम देखते हैं, एक तो होता है देखो मौसम और एक होता है जलवायु। मौसम में वायुमंडल की औसत दशाएं जिनमें आता है तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा। तो वायुमंडल की औसत दशाएं जिनमें तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा। तो ये जो अवधि होती है मौसम की, जो अवधि है मौसम अल्पावधि के लिए होता है। मतलब अल्पावधि एक दिन से लेकर एक महीने तक। एक दिन से लेकर एक महीने तक वायुमंडल के तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा जैसे जो कारक हैं, उन जो मापदंड है उनको जो शो करता है अल्पावधि के लिए उसको मौसम बोलते हैं। और जलवायु होता है वो दीर्घ अवधि के लिए होता है। दीर्घ अवधि तक मौसम की औसत दशाएं। तो इसका समय होता है ना वो 15 से 30 साल तक का होता है। तो मौसम और जलवायु में आपको अंतर पता लग गया होगा। तो अब दोस्तों, ये जो जलवायु का टॉपिक है उसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ फैक्ट देखेंगे। फैक्ट में जो मौसम और जलवायु से रिलेटेड इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा भारतीय जलवायु को निर्धारित करने में जो मानसून है, मानसून का जो सिस्टम है उसके कुछ फैक्ट हैं। और भारत में वर्षा का जो वितरण है और मानसून के जो सिद्धांत हैं जिनमें एडमंड हैली का तापीय सिद्धांत है, कोटेशर्म का जेट स्ट्रीम है, फ्लोन का गतिक सिद्धांत है और वाकर का जो एल नीनो थ्योरी है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। विश्व और भारत में ऐसी कौन सी संस्थाएं जो जलवायु परिवर्तन या मौसम से रिलेटेड लोगों को जागरूक करती हैं या उनके रेगुलेशन या उनके अध्ययन के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्थान। सबसे पहले देखेंगे हम संस्थान। मौसम या जलवायु के अध्ययन के लिए संस्थान कौन कौन से हैं। तो विश्व में जो संस्थान है पहले उनकी बात करेंगे। विश्व में कौन कौन से संस्थान है। देखो, सबसे पहला जो संस्थान है वो है WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन।
वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को, और ये यूनाइटेड नेशंस यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक निकाय है। और 23 मार्च को इसके स्थापना दिवस पर ही है ना विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है यूएनईपी। अच्छा, इसका मुख्यालय है ना WMO का मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूएनईपी, दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, कहां पर? स्टॉकहोम स्वीडन में। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये करता क्या है एक्चुअली, इसका काम क्या है कि वर्ल्ड की जो भी सरकारें हैं उनको पर्यावरण के क्षेत्र में जो पर्यावरणीय प्रदूषण या जो भी हानियां हो रही है ना उनके बारे में जागरूक करना है और आगे का एजेंडा तय करना है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, उनके उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु जो भी चीजें जो पर्यावरणीय सम्मेलन होते हैं उनके लिए यूएनईपी जिम्मेदार है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका मुख्यालय नैरोबी में है और नैरोबी केन्या में है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों आता है तीसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है आईपीसीसी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इसकी स्थापना 1988 में WMO और यूनेप ने मिलकर की थी। WMO प्लस UNEP ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अब आईपीसीसी का कार्य क्या है? आईपीसीसी का कार्य यह है कि विश्व में पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण हो या किसी भी प्रकार के पर्यावरण अवनयन या डिग्रेडेशन की बात जो चलती है, उसके बारे में ये लोग वैज्ञानिक रूप से रिपोर्ट बनाते हैं और उन रिपोर्ट्स को विभिन्न देशों की सरकारों को भेजते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान करके उसको विभिन्न देशों की सरकारों को भेजते हैं और उनको पर्यावरणीय प्रदूषण या पर्यावरण जो अवनयन है उसके फील्ड में कदम उठाने हेतु सुझाव देते हैं। तो विश्व में ये 3 संस्थाएं होगी, एक तो हो गया WMO, एक यूनेप और एक आईपीसीसी। अब भारत में जो संस्था है, भारत, देखो भारत में है ना 2006 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बनाया गया। भारत में 2006 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 2006 में बनाया गया। अब इस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में है ना कुछ इंस्टीट्यूट आते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। देखो इसमें सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है वो है महासागर सूचना एंड सेवा केंद्र। यह है हैदराबाद में। महासागर सूचना और सेवा केंद्र है हैदराबाद में।
दूसरा है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। यह है पुणे महाराष्ट्र। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, यह है महाराष्ट्र में। तीसरा जो इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, यह है तिरुवनंतपुरम केरल में। तो ये अपने कुछ इंस्टीट्यूट हो गए जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी। तो अब दोस्तों ये हमारे संस्थान हो गए। अब भारत की जो जलवायु है उसको निर्धारित करने वाला जो मेन फैक्टर है वो है मानसून। मानसून से हम भारत की जो जलवायु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे अभी। तो चलते हैं आगे। तो मानसून का जो थ्योरी है, मानसून थ्योरी है ना, मानसून में हम उसका जो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो मानसून भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाला जो मुख्य फैक्टर है वो है मानसून। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के एक शब्द से बना है, मौसम। अरबी भाषा के एक शब्द मौसम से बना है और जिसका मतलब होता है सीजन्स के अनुसार चलने वाली हवाएं। सीजन्स के अनुसार चलने वाली हवाएं। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मौसम और ये होता है ऋतुओं के अनुसार चलने वाली हवाएं। तो जो मानसून का जो सिस्टम है, देखो मानसून है वो ज्योग्राफी का सबसे जटिल टॉपिक है। और ज्योग्राफी का जटिल टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का वायुदाब पेटियां है ना, उनके बारे में अगर हम नहीं पढ़ेंगे, उनको कोरिलेटेड नहीं करेंगे तो ये टॉपिक समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बारे में जो फैक्ट है उनकी तो हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन इसके जो सिद्धांत है उनके बारे में बात करेंगे। सिद्धांतों की बात करेंगे सबसे पहले। तो मानसून की जो उत्पत्ति है, मानसून की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत है। सबसे पहला है तापीय सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति का सबसे पहला सिद्धांत है तापीय सिद्धांत और इसको एडमंड हेली ने दिया था। में मानसून की उत्पत्ति का जो तापीय सिद्धांत है उसको एडमंड हेली ने दिया था। एडमंड हेली मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत है, थर्मल थ्योरी ऑफ एडमंड हेली। तो थर्मल थ्योरी ऑफ एडमंड हेली ने क्या बताया था
थोड़ा सा अपन नक्शे के हिसाब से देखते हैं। ये दोस्तों इंडिया का नक्शा है। जैसे अपन बात करते हैं तो एडमंड हेली ने यह बताया कि ये हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर है और यहां पर थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है। एडमंड हेली का जो तापीय सिद्धांत है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ये बताया था कि तापमान में परिवर्तन के कारण है ना वो मानसून की उत्पत्ति होती है। तो देखो 21 मार्च के बाद सूर्य है ना विषुवत-रेखा के उत्तर की तरफ जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी गिरना शुरू हो जाती है 21 मार्च के बाद। 21 मार्च को सूर्य कर्क रेखा विषुवत-रेखा पर लंबवत होता है। तो 21 मार्च के बाद सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण होगा तो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ है ना, भारत देखो भारत है ना अपना वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ना वो भारत के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थिति है। तो उन्होंने ये बताया कि सूर्य की किरणें जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की तरफ लंबवत गिरना शुरू होती है तो ये थार का जो मरुस्थल है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। मतलब थार के मरुस्थल का तापमान अधिक होता है, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे अब देखो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने अगर साइंस में कन्वेक्शन या संवहन धाराएं पढ़ी हो, कन्वेक्शन वेव्स या संवहन धाराएं अगर पढ़ी हो तो जल और वायु राशि गर्म होने के बाद में इनके जो अणु हैं वो गर्म होने के बाद में ऊपर की तरफ उठते हैं। समझ रहे हो? जल और वायु गर्म होने के बाद फैलते हैं और जो धरातल है उसके पास से या जो ऊष्मा का सेंटर वहां से ऊष्मा लेकर के उनके जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ना यहाँ की वायु क्या होगी? गर्म। वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ का वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ का वायु दाब कम हो जाएगा। अब महाद्वीप इधर है, महाद्वीपीय जो पार्ट है वो है स्थल भाग है, इधर है जल भाग, महासागरीय भाग है। तो ये चीज है कि जो मिट्टी है या जो महाद्वीपीय पार्ट है वो जल्दी गर्म होते हैं, वो जल्दी ठंडे होते हैं, जबकि जो महासागरीय पार्ट है ना जल वाला हिस्सा वो धीरे गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वायुदाब है जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वायु गर्म होगी, वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो यहाँ का वायुदाब कम हो जाएगा। इसकी तुलना में यहाँ पर है ना हिंद महासागर में तापमान क्या होगा? कम होगा। भाई सूर्य की एक तो स्थिति हो गई, दूसरी चीज क्या है जो महाद्वीप है ना वो जल्दी गर्म होते हैं तो यहाँ पर इसकी तुलना में यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा, यहाँ पर तापमान होगा कम होगा और वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा। वायुदाब अधिक होगा। यहाँ पर वायुदाब क्या है? अधिक। वायुदाब अधिक है, यहाँ पर वायुदाब अधिक है और यहाँ पर वायुदाब कम है। तो एडमंड हेली ने यह बताया कि यहाँ से अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ ये हवाएं चलना शुरू हो जाती है और यही मानसून है। एडमंड हेली ने यह बताया कि यही मानसून है। जो हवाएं हिंद महासागर से आती हैं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ तो उनमें नमी होती है और नमी के कारण ये भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती है। अब ये तो हो गया एडमंड हेली का तापीय सिद्धांत। ठीक है। अब इस सिद्धांत की कुछ कमियां रही। क्या कमियां रही? इस सिद्धांत की कमी यह रही कि जो भारत में मानसून आता है तो 0 डिग्री से मतलब जो हिंद महासागर से है वो
जो मानसून की दिशा है वो 90 डिग्री क्यों नहीं होती, मतलब भारत में जो मानसून प्रवेश करता है उन हवाओं की दिशा 90 डिग्री क्यों नहीं होती, बल्कि ये दक्षिणी पश्चिम मानसून क्यों कहलाता है, दक्षिणी पश्चिम की दिशा क्यों होती है। तो इसके लिए है ना दूसरा सिद्धांत आया था फ्लोन का गतिक सिद्धांत। फ्लोन का गतिक सिद्धांत, फ्लोन का डायनेमिक थ्योरी। तो फ्लोन की डायनेमिक थ्योरी क्या थी कि भारत का जो मानसून है वो मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा पूरी तरह दक्षिण ना होकर दक्षिण पश्चिम क्यों है, इस चीज की व्याख्या फ्लोन ने की थी, फ्लोन ने डायनेमिक थ्योरी दी थी। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा है वो इंडिया को वर्ल्ड के मैप के संदर्भ में देखेंगे। ये वर्ल्ड का मैप है, देखो दोस्तों यहां पर आ गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, और यहां पर आ गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब कर्क रेखा, और ये आ गया मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब ये जो लाइन है 0 डिग्री, ये होगी भारत की स्थिति। ये होगी दोस्तों भारत की स्थिति, ये इंडिया है 23.5 डिग्री पर। अब इसमें देखो दोस्तों इन्होंने फ्लोन का गतिक सिद्धांत ये बताया था, उन्होंने एक टर्म दी थी ITCZ। तो ITCZ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो 0 डिग्री वाला जो पार्ट है, 0 डिग्री का जो पार्ट है ना, यहाँ पर विषुवतरेखीय प्रदेश 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में हमेशा यहाँ पर तापमान वर्ष भर उच्च रहता है। तापमान ऊपर होने के कारण वायुदाब क्या होता है, यहाँ पर कम रहता है। वायुदाब क्या रहता है, कम रहता है। तापमान ज्यादा रहता है तो वायुदाब क्या रहेगा, कम, क्योंकि यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। तो इसको डोल ड्रम पेटी भी बोलते हैं यहाँ पर, डोल ड्रम या शांत पेटी, या इसको बोलते हैं ITCZ जोन। अब ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और हिंदी में इसका मतलब होता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। फ्लोन का गतिक सिद्धांत है, उसने ये जानने में मदद की थी कि भारत का जो मानसून है उसकी दिशा दक्षिण ना होकर दक्षिण पश्चिम क्यों है। उसके लिए अपन देख रहे हैं, एक तो ITCZ क्या है, इसका फुल फॉर्म तो आपने देख लिया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और दूसरा है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है कि यहां पर वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, तो उच्च तापमान होगा तो वायुदाब क्या रहेगा, कम। तो जो 25 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों, 25 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से क्या है, ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है इसको बढ़ने के लिए है ना, यहां हवाएं आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसको बढ़ने के लिए इधर से उत्तर से और दक्षिण से दोनों तरफ से निम्न वायुदाब के फील्ड को बढ़ने के लिए क्या है, उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र 25 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों से हवाएं आना
शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन हवाओं की दिशा क्या है, एकदम दक्षिण या एकदम उत्तर की तरफ नहीं होती। इसके लिए एक फेरल का नियम है। फेरल यह कहता है कि वायु और जल राशि अपने जब मूवमेंट करती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ, जब वायु राशि गमन करती है तो वो दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, तो ये ऐसे खड़े हैं, जैसे मान लो ये अपन ऐसे खड़े हैं, तो ये हवा आ रही है यहां से, तो ये दाईं ओर मतलब इधर विक्षेपित हो जाएगी। ये हवाओं की दिशा ऐसे होती है, और ये जो दक्षिण वाली दिशा है वो अपने बाईं ओर इस तरह विक्षेपित हो जाएंगी। तो इनको बोलेंगे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और इनको बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। जहां से ये आ रही हैं उन्हीं के नाम पर इनका नाम होगा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। तो ये यहां पर आकर मिलती हैं। मिलने का जो जोन है ना, इसको ITCZ बोलते हैं। मतलब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का मतलब होता है मिलना। कन्वर्जेंस का मतलब होता है मिलना, और अभिसरण का मतलब भी होता है मिलना। तो क्या मिल रहा है, ITCZ जो जोन है या डोलड्रम या शांत पेटी है, यहाँ पर क्या होता है, वर्ष भर तापमान होता है वो ऊंचा रहता है। तापमान ऊपर होने के कारण वायुदाब क्या होगा, कम। वायुदाब कम होगा तो 25 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से जो उच्च वायुदाब पेटियां हैं वहां से हवाएं गमन करेंगी तो इस फील्ड में आएंगी। तो अब ये फेरल का नियम यहाँ पर लागू होगा कि ये गमन करते समय उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये क्यों होती है, ये होती है कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल क्या होता है, कोरियोलिस बल ये होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, देखो दोस्तों, पृथ्वी अपनी रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, घूर्णन करती है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है। इधर से ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। एंटी क्लॉकवाइज ये घूर्णन करती है ऐसे। तो कोरियोलिस ने यह बताया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु और जल राशि पर एक प्रकार का बल लगता है, उसको कोरियोलिस बल बोलते हैं। और कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशाओं में विक्षेपण होता है, डाइवर्जेंस आता है। तो ये सीधे नॉर्थ या सीधे साउथ की तरफ गमन करने के बजाय ये क्या है, अपने दाहिनी और बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। एक्चुअली क्या है दोस्तों, देखो, वायु और जल राशि स्थिर रहने का प्रयास करती है, लेकिन इतने टाइम में पृथ्वी अपने जो एक्सिस है उस पर रोटेट कर जाती है, इसके कारण इनकी दिशाओं में अंतर आ जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों, देखो ये आपको ITCZ का मतलब तो पता लग गया होगा कि ये है क्या ITCZ का मतलब होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब मिलना, दोनों प्रकार की पवनें यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। तो ये हो गया ITCZ जोन, ठीक है, जो विषुवत रेखा के 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ITCZ जोन है। ITCZ। तो फ्लोन ने यह बताया कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण का मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर जब लंबवत गिरने लगती हैं, तो ये जो 0 डिग्री के पास वाला ITCZ है ये ऊपर की तरफ स्थानांतरित हो जाता है, क्योंकि ये मेन जो कारक है, इसका जो मेन कारण है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तापमान पर डिपेंड करेगा। तो ये क्या है, ये गति करता रहता है। तो अगर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होगी तो ये साउथ की तरफ दोलन कर जाएगा, और अगर सूर्य की किरणें मतलब नॉर्थ की तरफ या कर्क रेखा की तरफ होंगी तो ये ऊपर की तरफ या नॉर्थ की तरफ में विक्षेपित हो जाएगा। अब सुनो, देखो, सब इसने ये बताया था कि दक्षिणी पूर्वी और उत्तर जो मानसून की दिशा है वो दक्षिणी क्यों नहीं है।
मानसून की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा क्यों नहीं है बल्कि दक्षिण पश्चिम क्यों है। ठीक है, तो अब ये जो जोन है ये जैसे ही ऊपर की तरफ आएगा ITCZ, ध्यान से देखना, ITCZ अगर ऊपर की तरफ मूव होता है नॉर्थ की तरफ ITCZ मूव होगा जैसे ही, तो ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने है ना, तो ये भी 0 डिग्री को पार करके उत्तर की तरफ आ जाएंगी, ये यहां पर बहना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब अपना फेरल का नियम क्या था कि कर्क रेखा के उत्तर में वायुव्यासियां हैं वो अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएंगी। तो ये पवनों की दिशा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने जैसे यहाँ आएंगी, ये जो ITCZ यहाँ स्थानांतरित हो गया, तो ये पवने नॉर्थ जैसे 0 डिग्री को पार करेंगी दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएंगी ऐसे। तो इनकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा। इसलिए भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम दिशा मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं। इसका रीजन ये था, एक बार वापस देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो। RS मैथ्स में जैसे पूछ ले 20 या 100 शब्दों में, 50 शब्दों में कि भारतीय मानसून की दिशा दक्षिण ना होकर दक्षिण पश्चिम दिशा क्यों है, तो इसका जो कारण है वो कारण आपको देखो, ये हो गया यहाँ पर 0 के पास में ITCZ, और यहाँ से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, और ये आ गई उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने यहाँ पर मिलती हैं ITCZ मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और सूर्य की जो किरणें हैं वो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, जैसे सूर्य की किरणें लंबवत गिरने लगेगी, ये तापमान उच्च तापमान का फील्ड ये हो जाएगा, उच्च तापमान का फील्ड ये होगा, तो ITCZ यहाँ स्थानांतरित हो जाएगा। तो जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं वो 0 डिग्री को पार करके ऊपर की तरफ आ जाएंगी, 10 या 12 डिग्री के आसपास नॉर्थ की तरफ आ जाएंगी। जैसे ही उत्तर की तरफ आएगी, जो फ्लोन का थ्योरी है या कोरियोलिस बल के कारण है ना, ये अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएंगी। दाहिनी ओर जैसे विक्षेपित होंगी तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम के रूप में प्रवेश करेंगी, इसलिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय मानसून को जाना जाता है। तो दोस्तों ये था फ्लॉन का गतिक सिद्धांत। गतिक क्या होगा, डायनेमिक का मतलब ये होता है कि डायनेमिक मतलब गति किस चीज की हो रही है, तो उन्होंने बताया कि ITCZ की गति हो रही है। ये हो गया फ्लोन का गतिक सिद्धांत। अब आगे देखते हैं हम, एक थ्योरी और है कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जिसको ये स्ट्रीम दिया था, और मोनेक्स इंडिया और रशिया के जो वैज्ञानिक थे ना, वो भारतीय मानसून पर अध्ययन किया था एक बार, उसको मोनेक्स ने भी इसकी पुष्टि की थी। तीसरा जो सिद्धांत देखेंगे हम दोस्तों वो है कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इसका प्रतिपादन ईस्ट ने किया था, कोटेश्वरम ने फिर हेडली सेल के रूप में इसकी पुष्टि की थी। हेडली सेल की भी बात करेंगे क्या है, और इसकी पुष्टि फिर मोनेक्स ने भी की थी। मोनेक्स क्या है, भारत और रशिया के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मानसून का संयुक्त रूप से अध्ययन किया था, इसको मोनेक्स बोलते हैं, उन्होंने पुष्टि की थी कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो देखो जेट स्ट्रीम होती क्या है, जेट जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है या उत्तरी गोलार्ध है ना दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की तरफ जो ट्रोपोपाज है, ट्रोपोपाज का मतलब होता है क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है 8 से 10 किलोमीटर ऊपर, वायुमंडल में ट्रोपोपाज का मतलब है 8 से 10 किलोमीटर ऊपर जेट की गति से, मतलब 300 से 500 किलोमीटर पर आवर की गति से जो पवनें चलती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, उनको बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। अब देखो उन्होंने
क्या क्या थ्योरी दी थी मानसून के सिद्धांत के लिए। कोटेश्वरम का जो जेट स्ट्रीम थ्योरी देखेंगे उसकी हम बात करते हैं। अभी देखो थोड़ा नक्शे के हिसाब से क्या है दोस्तों, समझना आसान हो जाता है। ये हो गया इंडिया का नक्शा, ठीक है। तो कोटेश्वरम की जो जेट स्ट्रीम थ्योरी है, कोटेश्वरम ने यह बताया कि जो जब सूर्य मकर रेखा पर होता है दक्षिणायन होता है, तो क्या है यहाँ पर पश्चिम की तरफ से पश्चिम जेट प्रवाह का आगमन होता है, ठीक है। पश्चिम की सर्दियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के भारत के जो मैदानी भाग है वहां पर पश्चिम जेट प्रवाह का आगमन, पश्चिम जेट प्रवाह जनरली एक्टिव रहता है। और जेट प्रवाह जेट प्रवाह का मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि जो सौर मंडल की ऊपरी सीमा है ट्रोपोफाज 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वहां पर जेट पवनों की जो जेट की गति के समान, जेट वायुयान की गति के समान है ना, जो पवनें पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है उन्हें पश्चिम जेट प्रवाह है बोलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने जो कोटेश्वरम है ना, उन्होंने एक चीज बताई, यहाँ पर है तिब्बत का पठार, ये हो गया तिब्बत का पठार। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एक्सिस कर्क रेखा, ये हो गई कर्क रेखा। अब इसमें ये जनरली सर्दियों के मौसम में पश्चिम जेट एक्टिव रहता है और इसी के कारण है, पश्चिम जेट के कारण तो जो माउट है ना, उसको माउट एक्चुअली क्या होता है, भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है ना, वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ना, वो इन पश्चिम जेट प्रवाहों द्वारा मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हैं इंडिया में प्रवेश करते हैं और माउट की जो वर्षा होती है पश्चिम जेट प्रवाहों के कारण ये इसको मैदानी भागों तक पहुंचा देते हैं। गर्मियों के मौसम में है ना, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है तो अपन मानसून के कंटेक्स्ट में देखेंगे इस चीज को। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा तो आईटीसी जेड, अभी जो बात की थी हमने आईटीसी जेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो वो उत्तर की तरफ स्थानांतरित होगा और ये जो पश्चिम का जेट प्रवाह ये भी उत्तर की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। कहाँ? नॉर्थ की तरफ। और ये हिमालय पर्वत यहाँ पर है और यहाँ पर है ना, जैसे ही पश्चिम जेट प्रवाह का उत्तर की तरफ गमन होगा यहाँ पर पूर्वी जेट प्रवाह का आगमन हो जाएगा, पूर्वी जेट प्रवाह का आगमन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही पश्चिम जेट प्रवाह उत्तर की तरफ जाएगा तो पूर्वी जेट प्रवाह का इधर आगमन हो जाएगा और आईटीसी जेट जोन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उत्तर की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर है ना, ये तिब्बत का पठार भी इसी समय गर्म हो जाता है, तिब्बत का पठार इसी समय गर्म हो जाता है। गर्म होकर यहाँ पर क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में देखो ये पश्चिम जेट प्रवाह भी इससे मिल जाएगा और पूर्वी जेट प्रवाह इसको एक बल प्रदान करेगा। तो ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में यहाँ पर एक चक्रवात टाइप में हवा का वायु स्तंभ बन जाता है, ठीक है। मतलब ट्रोपोपाज के पास में वायुदाब की स्थिति बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। घड़ी की दिशा में एक वायु का चक्रवात स्तंभ बन जाता है। जैसे पश्चिम जेट प्रवाह उत्तर की तरफ, ये भी इससे मिल जाएगा, ये हिमालय पर्वतमाला है और ये जो पार्ट है वो तिब्बत का पठार भी गर्म हो जाएगा। तिब्बत का पठार जैसे ही गर्म होगा तो यहाँ की जो हवाएं हैं ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, तो पश्चिम जेट प्रवाह इसको इधर से और पूर्वी जेट प्रवाह इसको इधर से इसको गति देंगे या चक्रीय व्यवस्था के रूप में ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। और इसी समय आपको पता है कि भारत का जो उत्तर पश्चिम पार्ट है थार का मरुस्थल, ये हो जाएगा गर्म। थार गर्म होगा तो ये भी यहाँ के वायु भी ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी, तो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है वहां पर वायुदाब हो जाएगा अधिक। जैसे ही वायुदाब यहाँ पर अधिक होगा तो आपको पता हो तो देखो आईटीसी जेड है ना, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, 0 0 23 23
ITCZ में दो प्रकार की हवाएं आती हैं। देखो, एक तो क्या हो गया दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, एक हो गया उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। जैसे ये यहाँ पर मिलेंगी ना तो ये ऊपर उठेंगी, ऊपर उठकर एक चक्कर को पूरा करती हैं, और जो फील्ड है 23.5 या 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऊपर, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऊपर नीचे की तरफ उतरती हैं। तो ये एक शेल को पूरा करती हैं या एक चक्कर को पूरा करती हैं, इसको हेडली शेल बोलते हैं। एक चक्कर को पूरा करती हैं जिसको हेडली शेल बोलते हैं। अब यहां से देखो, ये हवाएं जैसे ऊपर उठेंगी तो यहां पर जो अफ्रीका का तट है, यहां पर मैस्करनी एक फील्ड है मेडागास्कर के पास, तो ये कन्वर्जेंस होगी, उधर की हवाएं भी ध्रुवीय हवाएं भी, मतलब दोनों की तरफ से भी पोषण कटिबंधीय जो फील्ड है वहां से भी हवाएं आएंगी, और ITCZ ऊपर की तरफ खींचेगा। तो ये जैसे ही यहाँ से ऊपर उठेंगी और ये हवाएं यहाँ पर मेडागास्कर के पास में आकर उतरेंगी, मैस्करनी जो फील्ड है मेडागास्कर के पास में आकर उतरेंगी और धरातलीय पवनों के रूप में भारत में प्रवेश करेंगी, और इस चक्रीय व्यवस्था के रूप में एक पूरा हेडली शेल पूरा हो गया। आप इस कंटेस्ट में समझिए, इस चीज को समझ रहे हो। यहाँ से ऊपर उठेगी, मैस्करनी का जो फील्ड है मेडागास्कर के पास में हिंद महासागर में यहाँ पर आकर उतरेंगी और नमी ग्रहण करेंगी और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करेंगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना कोटेशन का जेट स्ट्रीम थ्योरी। अब बात करेंगे एल नीनो थ्योरी। एल नीनो और ला नीनो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने 3 सिद्धांत देखे हैं मानसून की उत्पत्ति के। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के हमने 3 सिद्धांत देखे। अभी भारतीय मानसून की उत्पत्ति के कितने 3 सिद्धांत देखे। पहला एडमंड हैली का तापीय सिद्धांत, दूसरा प्लोन का गतिक सिद्धांत और तीसरा कोटेशन का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। अब चौथा जो सिद्धांत देखेंगे वो है एल नीनो थ्योरी। एल नीनो सिद्धांत, इसको दिया था गिलबर्ट वाकर ने। गिलबर्ट वाकर ने इसको दिया था। तो एल नीनो सिद्धांत क्या है वो नक्शे के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, समझने में आसान रहती है। देखो, ये जो पार्ट है ये एशिया है, ये भाग है वो है एशिया, और एशिया का जो पूरी भाग है यहाँ पर है प्रशांत महासागर। ठीक है, यहाँ पर प्रशांत महासागर का जो पूरी पार्ट है यहाँ पर है, ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका। और ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। ये एशिया हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। और यहां पर है ना दोस्तों, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये हो गया हिंद महासागर। तो एल नीनो सिद्धांत क्या है? एल नीनो सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत दिया था गिलबर्ट वाकर ने। अपन ने अभी तक पढ़ा है दोस्तों कि भारतीय जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून है। ठीक है, अभी यहाँ पर
एक टर्म और आएगी SOI, साउथ ओसिलेशन इंडेक्स। वो क्या है? देखो ऑस्ट्रेलिया का एक स्थान है पोर्ट डार्विन, पोर्ट डार्विन, और दक्षिणी अमेरिका के पास में एक स्थान है ताहिती। फ्रेंच पोलिनेशिया के अंडर में आता है ताहिती। ये हो गया ताहिती और ये हो गया पोर्ट डार्विन। पोर्ट डार्विन ये दो जगह होगी मतलब। ठीक है, एक चीज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि जो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम तट है, यहां से यह अभी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, तो दूरों से भूमध्य रेखा की तरफ पर यहां पर एक धारा चलती है, हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट या पेरू की धारा। तो अपने को पता है कि दूरों से जो विषुवतरेखीय प्रदेश है उसकी तरफ जो भी धाराएं चलेंगी उनका तापमान क्या होगा? कम होगा। ठंडी धारा है ये। पेरू की धारा क्या है? ठंडी धारा। अब एक टर्म और आएगी SOI। अभी इनको बताते हैं थोड़ा सा। SOI का मतलब होता है साउथ ओसिलेशन इंडेक्स। साउथ ओसिलेशन इंडेक्स। साउथ ओसिलेशन इंडेक्स ये क्या है? दक्षिणी दोलन सूचकांक। दिन बोलेंगे दक्षिणी दोलन सूचकांक। दक्षिणी दोलन सूचकांक, साउथ ओसिलेशन इंडेक्स। ठीक है, अब ये है क्या? एक्चुअली है क्या दक्षिण दोलन सूचकांक? तो दक्षिण दोलन सूचकांक है ना, तो पोर्ट डार्विन और ये ताहिती का जो फील्ड है, इनके बीच में वायुदाब का जो अंतर है उसको निर्धारित करता है, और जो निर्धारित करने वाला इंडेक्स है उसको साउथ ओसिलेशन इंडेक्स बोलते हैं। और ये है ना भारतीय मानसून के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? दक्षिण दोलन सूचकांक। अब देखो दोस्तों, जनरली एक तो होता है अल नीनो और एक होता है ला नीनो। ला नीनो होता है ना, वो होता है साधारण वर्ष। इसमें मानसून है ना वो अच्छा रहता है। मानसून अच्छा रहता है। अब मैं आपको बताता हूं जनरली क्या होता है। दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिम तट है, यहाँ पर हम्बोल्ट या पेरू की धारा बहती है। हम्बोल्ट या पेरू की धारा जो कि क्या है? ठंडी धारा है। ठंडी धारा होगी तो यहाँ पर वायुदाब, तापमान क्या होगा? कम। तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या होगा? वायुदाब अधिक होगा। ठीक है, कहाँ की तुलना में? पोर्ट डार्विन की तुलना में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? वायुदाब अधिक, और यहाँ पर होगा कम। तो हवाएं जनरली किधर से इधर की तरफ चलेंगी। ये तो है साधारण स्थिति। और ये जो हवाएं मतलब अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो ये हिंद महासागर की जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ विक्षेपित करती हैं या धकेलती हैं। ये सपोर्ट करती है दक्षिण पश्चिम मानसून को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिए। ये जनरल स्थिति बता रहा हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ। दक्षिणी दोलन सूचकांक है ना, साउथ ओसिलेशन इंडेक्स, वो है क्या? पोर्ट डार्विन और ताहिती का जो फील्ड है उसके बीच में वायुदाब का अंतर है। प्रशांत महासागर में ये पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया के पास में पोर्ट डार्विन है और ताहिती है, वो फ्रेंच पोलिनेशिया मतलब प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, इसके पास का जो स्थान है। इन दोनों स्थानों के बीच में जो वायुदाब का अंतर है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण दोलन सूचकांक। अब एक स्थिति होती है लानिनो। साधारण वर्ष में लानिनो स्थिति होती है। तो इसका रीजन क्या है? देखो, हम्बोल्ट जो दक्षिण अमेरिका है उसका पश्चिम तट है, पश्चिम तट है, वहां पर एक धारा बहती है, हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा क्या होती है? जनरली ठंडी होती है। ठंडी होती है तो यहाँ का तापमान क्या होगा? तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा यहाँ की तुलना में। यहाँ की तुलना में अधिक वायुदाब होगा, यहाँ पर कम वायुदाब होगा। अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ हवाएं चलेंगी, मतलब यहाँ से इसकी तरफ।
ताहिती से पोर्ट डार्विन की तरफ। पोर्ट डार्विन की तरफ चलेंगी तो दक्षिण दोलन सूचकांक क्या होगा, प्लस या सकारात्मक। दक्षिण दोलन सूचकांक क्या होगा, सकारात्मक। इसको दक्षिण दोलन सूचकांक सकारात्मक बोलते हैं। सकारात्मक होगा तो ये जो दक्षिण दोलन सूचकांक सकारात्मक होने के कारण जो हवाएं चलती हैं वो हिंद महासागर में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिए मतलब प्रक्षेपित करती हैं या इनको मतलब सहयोग करती हैं। अब देखो दोस्तों यहां पर है ना उल्टी स्थिति कर दो, एल नीनो स्थिति। एल नीनो स्थिति में क्या होगा कि ये हम्बोल्ट की जो पेरू की ठंडी धारा है ना, कभी कभी 2 से 7 साल की अवधि के बाद में, 2 साल भी हो सकता है या 7 साल में, यहां पर एक गर्म जलधारा बहती है। प्रति विश्वोत्तरी की गर्म जलधारा बहती है। इस गर्म जलधारा के कारण एल नीनो, इसको एल नीनो धारा भी बोलते हैं। एल नीनो धारा में क्या होगा, ये गर्म जलधारा बहती है विषुवत से ध्रुवों की तरफ। गर्म जलधारा के कारण देखो दोस्तों यहां पर क्या होगा, तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा, कम। वायुदाब कम होगा, इसकी तुलना में यहां पर वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा। अधिक वायुदाब होगा तो इन पवनों की दिशा इधर हो जाएगी, तो जो साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स है उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, नकारात्मक। साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स जैसे नकारात्मक होगा तो ये जो पहले सहयोग कर रही थी इनमें विचलन आना शुरू हो जाए। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दिशाएं हैं उनको जो बल मिलना चाहिए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिए वो नहीं मिल पाता। वो नहीं मिल पाता तो इनमें विचलन आ जाता है, तो सूखे की स्थिति बन जाती है या बारिश कम होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, और यही एल नीनो सिद्धांत है। दोबारा बता देता हूं, साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स क्या, एल नीनो की स्थिति, एल नीनो धारावती है, जो दक्षिण अमेरिका है उसका पश्चिम तट है, वहां पर जो एल नीनो धारा है उसके कारण तापमान अधिक हो जाएगा। तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम हो जाएगा, और जो पोर्ट डार्विन के पास में अपेक्षाकृत वायुदाब अधिक होगा, तो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, और दक्षिण पश्चिम मानसून में इसके कारण विचलन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एल नीनो सिद्धांत। तो अपन ने देख के भारतीय मानसून के जो सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत, वो हमने देखे। अब हम कुछ फैक्ट की बात करेंगे। फैक्ट में देखो थोड़ा सा है, जब हम फैक्ट की बात करते हैं ना तो एक तो होता है सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक वर्षा। भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिक में होती है। और मासीराम है गारो पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां मेघालय, यहाँ पर 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वार्षिक। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासीराम में गारो पहाड़ियां, और सबसे कम वर्षा भारत में लेह में होती है, लेह लद्दाख, लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर वार्षिक। अच्छा, कुछ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो जनरली पूछे जाते हैं। भारत में मानसून पूर्व वर्षा होती है ना, मानसून पूर्व वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा को स्थानीय, कुछ जगहों पर स्थानीय नाम भी हैं उनके। मानसून पूर्व वर्षा के भारत में क्षेत्रीय नाम, क्षेत्रीय नाम
तो देखो सबसे पहले तो है ना राजस्थान को ही देखते हैं। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा को डोंगड़ा बोलते हैं, डोंगड़ा, डोंगड़ा। और केरल में बोलते हैं इसको आम्र वर्षा। केरल और इसका निकटवर्ती जो प्रदेश केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो आम वाले पार्ट है, आम उत्पादन करते हैं, वहां पर इसको आम्र वर्षा बोलते हैं। मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम की फसल के लिए उपयोगी रहती है। तमिलनाडु में बोलते हैं इसको कोपी वर्षा। कोपी वर्षा या चेरी ब्लॉसम, कोपी वर्षा, चेरी ब्लॉसम या फूलों वाली बौछार, फूलों वाली बौछार। केरल में आम्र वर्षा, तमिलनाडु में कॉफी वर्षा, चेरी ब्लॉसम, फूलों वाली बौछार। और असम में बोलते हैं इसको बारदोली छीड़ा, बारदोली छीड़ा। और बंगाल में बोलते हैं काल वैसाखी। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है और इनको मैच करवा लेता है। बंगाली में बोलते हैं काल वैसाखी। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, काफी वीडियो मेरे हिसाब से काफी लंबा हो गया है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम देखेंगे एक तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे, और इसके अलावा अपन ने जो सिद्धांत है वो तो पूरे देख लिए हैं, ठीक है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और कुछ फैक्ट और भी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।